नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय व्यापारिक बैंकों के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इन तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास हम लोग मुख्य रूप से प्रोफेसर एस.एन. लाल के आर्थिक सर्वेक्षण से ली गई कुछ प्रमुख जानकारियों से संबंधित क्लास है। इसके अलावा यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं, इन तथ्यों में कुछ तथ्य हमने गूगल से लिए हैं, कुछ तथ्य जो है वह परीक्षावाड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं। इसके अलावा नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम, एक विहंगम अवलोकन जो है घटना चक्र से भी यहाँ कुछ तथ्य लिए गए हैं। तो आज की क्लास जो है वह कई पुस्तकों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण जो शिवम पब्लिकेशंस की किताब है, प्रोफेसर एस.एन. लाल एवं डॉक्टर एस.के. लाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, इस किताब से कुछ फैक्ट लिए गए हैं व्यापारिक बैंक के संबंध में। तो उन फैक्टों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जो पहला फैक्ट है वह है, भारत में खोला गया प्रथम व्यापारिक बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में यूरोप द्वारा भारत में खोला गया था। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा सीमित दायित्व के आधार पर खोला गया बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीयों द्वारा सीमित दायित्व के आधार पर खोला गया बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। 1994 में पीएनबी की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वामित्व के आधार पर जो है, पूर्ण स्वामित्व देयता के आधार पर 1894 में पीएनबी की स्थापना जो है भारतीयों द्वारा की गई थी। इसके अलावा भारत में बैंकों की कार्य प्रणाली जो है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा नियमित होती है और इसमें 56 धाराएं हैं। अंतिम धारा जो है सहकारी बैंकों से संबंधित है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय बैंक की प्रदत्त पूंजी जो है 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण तथा पूर्ण नियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, मतलब आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से 1894 में पीएनबी बैंक जो है भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण देयता के आधार पर पहली बैंक थी, और आंशिक देयता के आधार पर जो सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा जो खोली गई पहली बैंक थी वह अवध कमर्शियल बैंक थी। इसके अलावा 1770 में भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है यूरोप द्वारा की गई थी, और इन समस्त बैंकों पर जो नियंत्रण का कार्य है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 1969 में सरकार ने आरजी सुरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग की स्थापना की, और इस बैंकिंग आयोग ने 1972 में अपनी रिपोर्ट दी। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति 1950 ने इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से इनकार कर दिया था, तथा अगला जो कार्य है वह अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1952, जिसके अध्यक्ष एडी गोरवाला थे, इन्होंने इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति सरकार से की। और बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, इन तीनों का विलय जो है 1921 में कर दिया गया, और इन तीनों के विलय के बाद जो है 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है 1921 में की गई थी, और 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 को किया गया, और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, मतलब एसबीआई कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1 जुलाई 1955 से एसबीआई का गठन किया गया, या 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का गठन किया गया। और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है एसबीआई है, और एसबीआई की अधिकृत पूंजी जो है वह 200 करोड़ रुपए है, और प्रदत्त पूंजी जो है 50 करोड़ रुपए है। एसबीआई एक्ट 2010 के अनुसार एसबीआई में सरकार की न्यूनतम वैधानिक धारिता जो है
वह 51% है। तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि SBI एक्ट 2010 के अनुसार SBI में सरकार की न्यूनतम धारिता जो है वह 51% ही है। और इस समय जो है सरकार की धारिता वह 62.4% है। तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा SBI देश का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है तथा SBI को राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। SBI इस समय सबसे ज़्यादा गैर निष्पादक संपत्तियों वाला बैंक है। 1967 में BA पांडु पांडिकर ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें उन्होंने बैंकिंग समस्या के सुझाव के लिए व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की बात कही। तो व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की बात के संबंध में पांडिकर समिति का गठन किया गया और यह समिति जो है 1967 में गठित की गई थी। यह रिपोर्ट जो है इन्होंने सरकार को दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वह सामाजिक लाभ के अधिकतमीकरण हेतु राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस लिए किया गया था? सामाजिक लाभ के अधिकतमीकरण हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बैंकिंग कंपनीज उद्यम एवं अधिग्रहण तथा हस्तांतरण अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकिंग कंपनीज उद्योग एवं अधिग्रहण तथा हस्तांतरण अध्यादेश द्वारा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी जो है वह 50 करोड़ रुपए से अधिक थी और कुल जमा का 84% अधिग्रहण कर लिया गया। और अधिग्रहण के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है श्री BB गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और वित्त मंत्री जो है वह मोरारजी देसाई थे और RBI गवर्नर LK झा लक्ष्मीकांत झा थे। तो इस प्रकार से भारत का पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का वह 19 जुलाई 1969 को हुआ और 19 जुलाई 1969 को वैसे 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी जो है वह 50 करोड़ रुपए थी। 50 करोड़ रुपए थी। और 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो श्री BB गिरी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। RBI गवर्नर LK झा थे। इसी प्रकार से 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी जो है 200 करोड़ थी। यह जब 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, RBI गवर्नर कौन थे, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 15 अप्रैल 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ थी और 1980 में उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का जिनकी प्रदत्त पूंजी जो है 50 करोड़ रुपए थी। यह पूंजी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पूंजी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा 1969 में राष्ट्रीयकरण में RBI जो है भागीदार नहीं था और 1980 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह राष्ट्रीयकरण जो है RBI के कहने पर ही हुआ था। इसके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की धारिता 51% से अधिक है। PNB तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2 ऐसे बैंक हैं जिनमें सरकारी धारिता जो है 100% है। इसके अलावा ग्रामीण बैंकिंग पर कार्यदल 1975 का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष M नरसिम्हन थे। इन्होंने 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन का सुझाव दिया। तो ग्रामीण बैंकिंग पर कार्यदल 1975 और इस कार्यदल के अध्यक्ष M नरसिम्हन थे और इन्होंने 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक का जो शेयर वह है केंद्र सरकार का 50%, 15% राज्य सरकार का और 35% जो है वह प्रवर्तक बैंक का शेयर है। तो केंद्र, राज्य और प्रवर्तक बैंक 10, 50, 15 और 35 के अनुपात में अपना शेयर निर्धारित की हैं। इसके अलावा 2005 से इन बैंकों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और वर्तमान में इन बैंकों की संख्या जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 56 बची है।
और बैंकों को जोड़ने का उद्देश्य जो है ऊपरी व्ययों को न्यूनतम करना था, प्रौद्योगिकी प्रयोग में कुशलता लाना था। विभिन्न देशों में कार्य कर रहे वाणिज्यिक बैंकों को दो वर्गों में रखा जाता है, जिनमें शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली है। तो शाखा बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं और इकाई बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो शाखा बैंकिंग प्रणाली जो है यह ऐसी बैंक प्रणाली है जिसमें एकाकी स्वामित्व तथा संस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक बैंकिंग शाखाएं कार्य करती हैं और बैंकिंग की यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय है। कनाडा, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया शाखा बैंकिंग का उदाहरण है। तो शाखा बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एकाकी स्वामित्व तथा संस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक बैंकिंग शाखाएं कार्य करती हैं। इसके अलावा इकाई बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो यह ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसमें बैंकिंग चारों ओर फैली हुई अनेक बैंकों की शाखाओं द्वारा ना होकर एक कार्यालय में स्थिर इकाई द्वारा की जाती है और इसके अंतर्गत बैंक केवल एक स्थान पर कार्य करेगा और उसकी कोई शाखा किसी अन्य स्थान पर नहीं होगी। तो यह इकाई बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, तो वे बैंक जो आरबीआई की सेकंड अनुसूची में सम्मिलित हों, उनके प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। तथा जो आरबीआई के निर्देशानुसार ये अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत नगद कोष सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इसके अलावा असूची बैंक क्या है या गैर अनुसूचित बैंक क्या है, तो वे बैंक होंगे जो दी गई शर्तों को ना पूरा करने के कारण आरबीआई की सेकंड अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। तो अनुसूचित बैंक जो है आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल होते हैं और यह जो है अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। अनुसूची या असूची बैंक जो है अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा 2002 में आईसीआईसीआई की एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया। 2002 में आईसीआईसीआई बैंक को एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1955 में एक विकास संस्था या एनबीएफसी के रूप में की गई। 1994 में यूटीआई को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। तो यूटीआई जो है 1994 में प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया और भारत में व्यापार बैंकिंग की शुरुआत जो है आईसीआईसी बैंक से होती है। तो भारत में व्यापार बैंकिंग की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक से होती है। इसके अलावा गैर निष्पादनकारी संपत्ति की अगर बात की जाए तो गैर निष्पादनकारी संपत्ति से आशय ऐसे अग्रिमों या बैंकों द्वारा दिए गए पिछले ऋण से है जिनके मूलधन तथा ब्याज का भुगतान ऋणी द्वारा 90 या उससे अधिक दिनों तक नहीं किया जाता है। तो ऋण का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों तक जब नहीं किया जाता है किसी ऋणदाता द्वारा, तो उसे गैर निष्पादनकारी संपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। और वर्तमान में एसबीआई जो है इसकी गैर निष्पादनकारी संपत्तियां सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो सरकारी प्रतिभूतियों या सार्वजनिक क्षेत्रों के बॉन्ड के लिए सक्रिय सेकेंडरी बाजार विकसित करने की दिशा में आईटीसीआई की स्थापना 1994 में की गई थी। तो यह क्या है, आईटीसीआई यह सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा एक बैंक का प्रकार है अपतटीय बैंक। तो अपतटीय बैंक क्या है, तो जिस देश में जमा रखा जाता है उस देश में मुद्रा को छोड़कर किसी अन्य देश की मुद्रा में जमा रखने के व्यवहार को अपतटीय बैंक कहा जाता है। मतलब जिस देश में जमा रखा जाता है उस बैंक की मुद्रा को छोड़कर किसी अन्य देश की मुद्रा में जमा करने के व्यवहार को अपतटीय बैंक कहा जाता है। इस प्रकार की अपतटीय जमा में व्यवहार करने वाले बैंकिंग क्रिया को अपतटीय कहा जाता है।
इसके अलावा है इस्लामिक बैंक, इस्लामिक विकास बैंक। तो इस्लामिक विकास बैंक से क्या तात्पर्य है, तो 1974 में फर्स्ट बैंक जो है मिस्र में स्थापित किया गया इस्लामिक बैंक, जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। और इस्लामिक बैंक की स्थापना का उद्देश्य जो है वह इस्लामिक देशों तथा समुदायों में ऐसे बैंक की स्थापना करना है जो कुरान के सिद्धांतों पर आधारित हो, जो सूदखोरी को अस्वीकार करता हो तथा जो ब्याज पर ऋण देने के लिए मना करता हो, और यह जो भी ऋण देता है वह नगद कमीशन पर देता हो, उसे क्या कहते हैं, इस्लामिक बैंक कहते हैं। और भारत में इस्लामिक बैंक जो है वह कोच्चि में स्थापित किया गया। तो यह इस्लामिक बैंक के बारे में बात हुई। इसके बाद जो है शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं, तो शैडो बैंकिंग ऐसे बैंक हैं जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली में नहीं आते हैं पर सामान्य बैंकों के निष्पादन तथा नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी तथा संरचित निवेश को रखा जाता है। और शैडो बैंकिंग, ये बैंकिंग जो है बैंकिंग रेगुलेशन में नहीं आते हैं, इसलिए ये मौद्रिक नीति के क्रियाशीलन को अप्रभावी बनाते हैं तथा इनके कारण बैंकिंग प्रणाली जो है वह कमज़ोर हो जाती है। अब एक बैंक का प्रकार है लीड बैंक। तो लीड बैंक किसे कहते हैं, अभी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लीड बैंक का उद्देश्य क्या होता है या क्या है लीड बैंक उद्देश्य। तो लीड बैंक की स्थापना जो है 1969 में नरीमन कमेटी द्वारा की गई थी और लीड बैंक को अग्रणीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। लीड बैंक के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो भारत में बैंकिंग शाखाओं तथा शाखा का तेज गति से विस्तार करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक सेवा मिल सके और बैंक सेवाओं से आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर। तो बैंक शाखाओं का, भारत में बैंकिंग शाखाओं का तेज गति से विस्तार करना ही लीड बैंक का उद्देश्य है। और लीड बैंक या इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया है तथा लीड बैंक उस जिले के शाखा और शाख का विस्तार करेगी। तो यह लीड बैंक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगली जो बैंक है वह है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो 1997 में HS खान समिति के सुझाव पर यूनिवर्सल बैंक की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जो है बैंकों के व्यवहार को बेहतर विकल्प समझने का उद्देश्य देना है। भारत में विदेशी तर्ज पर बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया यूनिवर्सल बैंक। जब कोई व्यापारिक बैंक बैंकिंग क्रियाकलाप करने के साथ साथ वित्तीय कारोबार एवं बीमा कारोबार में हिस्सा लेती है तो उसे यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक किसे कहते हैं, ऐसा बैंक जो वित्तीय क्रियाकलाप करने के साथ साथ वित्तीय कारोबार एवं बीमा कारोबार में हिस्सा लेती है तो उसे यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। और 1997 से पहले भारत में बैंकों को वित्तीय एवं बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। 1998 के बाद वित्तीय एवं बीमा कारोबार में हिस्सा लेने को बैंकों को अनुमति दी गई। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक जो है फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक सरकारी व SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है। और फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक प्राइवेट में ICICI बैंक है तथा HDFC बैंक है। तो यह व्यापारिक बैंकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और यह फैक्ट समझने वाले हैं तथा याद करने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न मिल सकता है।